हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेई 2025 हो या आरआरबी सीबीटी हो या कोई भी जेई लेवल का एग्जाम हो जिसमें इंजीनियरिंग आपका टेक्निकल पार्ट है, तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट डे बाय डे अपडेट हो रही है। और पहला क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो द क्वेश्चन वाज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विद 400 एज अ इफेक्टिव डेप्थ। तो डी की वैल्यू हमें दे रखी है, डी इफेक्टिव की वैल्यू हमें दे रखी है 400 mm। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, जो एफ 500 उसके लिए एक्स लिमिटिंग क्या हो जाएगा, तो 0.53 होता है। अगर हम बात करें 0.53 डी हो जाता है हमारा किसके लिए, वो होता है एफ 2। अगर एफ 400 है तो हमारा हो जाता है 0.48 डी। और यहाँ पर अगर 0.5646 की बात करें, 0.46 डी ये हमारा एफ 500 के लिए होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.46 मल्टीप्लाई बाय 400, यहाँ पर अगर डायरेक्टली अगर जीरो जीरो कैंसिल करें तो यहाँ आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 6 24 का 2 कैरी एंड इट विल बी 184। तो 184 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मेकिंग reinforced सीमेंट कंक्रीट, जो हमारा reinforced आरसीसी के लिए बेसिकली बात कर रहे हैं। फॉर मेकिंग reinforced सीमेंट कंक्रीट द पीएच ऑफ वाटर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ। तो हमें कितना मिनिमम पीएच वाटर का रखना चाहिए, 4 6 7 या फिर 5। सो 4 6 7 5 में से जो पीएच है मिनिमम कम से कम हमारा 6 रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आरसीसी में और भी कुछ चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं तो उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, जो वाटर हम यूज कर रहे हैं आरसीसी में। हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल की जो बात करते हैं तो ये हमारा 200 mg पर लीटर। 1 लीटर में हम बस 200 mg को हम परमिसिबल लिमिट बोलते हैं या उतना ही परमिट करते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये हमारा होता है, इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो वो हमारा 3000। तो इनऑर्गेनिक इज बेसिकली, इनऑर्गेनिक जो है हमारा, तो 3000 mg पर लीटर, 3000 mg पर लीटर इतनी परमिट कर सकते हैं। वहीं पे सल्फेट्स की बात की जाती है, सल्फेट्स की अगर बात की जाए, सल्फेट्स की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 400 mg पर लीटर। क्लोराइड्स की अगर बात करें तो वो दोनों केसेस के लग होता है। अगर हमारा नॉर्मल आरसीसी का स्ट्रक्चर आरसीसी के लिए है तो हम अप्लाई करते हैं, हम इतना परमिट करते हैं 500 mg पर लीटर। लेकिन अगर हमारा पीसीसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम स्टील बार्स को यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम कर देते हैं 2000 mg पर लीटर। और अगर हम लास्ट में सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करें, सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करें, अगर यहाँ पर हम सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करें तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यू को हम परमिट करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टेबल है, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। So the next question is, which one of the following is not a direct stream flow measurement technique? तो measurement technique जो डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो है, अगर हम डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो की बात करें तो डिस्चार्ज मेजरमेंट की बात करें, लोग डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट जो है उसकी बात की जा रही है। तो जो डायल्यूशन मेथड है, एरिया वेलोसिटी मेथड है, या फिर हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड है, या डायल्यूशन टेक्निक होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, ये सारे डायरेक्ट मेथड है, ये सारे डायरेक्ट मेथड। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है वो है हमारा स्लोप एरिया मेथड। स्लोप एरिया मेथड में हम इनडायरेक्टली मैनिंग्स इक्वेशन की हेल्प से जो डिस्चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो डायल्यूशन मेथड हो गया, एरिया वेलोसिटी मेथड है, और फिर हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड है, और एक और मेथड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ये सारे डायरेक्ट मेथड। ये नाम याद होने चाहिए, ये तीनों ये चारों हमारे डायरेक्ट मेथड है। और जो हमारा स्लोप एरिया मेथड है या फिर फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर की हेल्प से बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दोनों मेथड जो है हमारे, वो इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम मैनिंग्स, बेसिकली जो हमारा स्लोप एरिया मेथड की बात करते हैं तो इसमें मैनिंग्स इक्वेशंस को यूज करके हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंट टू विच द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू द रिजर्वॉयर storage can be computed by a process known as river routing, channel routing, S hydrograph, या फिर फ्लड रूटिंग और रिजर्वॉयर रूटिंग। फ्लड रूटिंग या फिर रिजर्वॉयर रूटिंग की हेल्प से हम ये सब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस किया जाता है, स्टेज की हाइट कितनी, वॉल्यूम स्टोर हुआ, क्या रेट है, क्या डिस्चार्ज है, ये सब वैल्यूज को हम जो है फ्लड रूटिंग में बेसिकली, फ्लड हाइड्रोग्राफ में डिटरमाइन करते हैं सब वैल्यूज को। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं फ्लड रूटिंग। फ्लड रूटिंग की अगर बात करें
यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला है हाइड्रोलिक फ्लड रूटिंग, है हाइड्रोलिक और एक होता है हाइड्रोलॉजिक। हाइड्रोलिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है बहुत ही एक्यूरेट आती है। अगर इस मेथड की बात करें तो ये कैसा मेथड है, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है और इससे लेकिन जो वैल्यूज़ वो वेरी एक्यूरेट होती है। पर हम 2 इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक मेथड, हाइड्रोलिक फ्लड रूटिंग इक्वेशन यूज़ की जाती है। एक यूज़ की जाती है हमारी फ्लो कंटिन्यूटी और दूसरा हम मोमेंटम इक्वेशन, फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक मेथड। यहाँ पे अगर हाइड्रोलॉजी की बात करें, हाइड्रोलिक्स लॉजिक में वहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोमेंटम बेसिक टर्म, अगर हम हाइड्रोलॉजिक मेथड की बात करें, हाइड्रोलॉजिक मेथड की बात करें तो ये इससे कम, थोड़ा-सा लेस एक्यूरेट है। थोड़ा-सा सिंपल है लेकिन लेस एक्यूरेट है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। बात करते हैं सिंपल है और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है, लेस एक्यूरेट है। ये आंसर कैसे देता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में आंसर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बस एक ही इक्वेशन यूज की जाती है, वो है फ्लो कंटिन्यूटी। फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ यूज करते हैं। ये दोनों मेथड हमारे किसके, फ्लड रूटिंग या फिर रिजर्वॉयर रूटिंग के। और इस क्वेश्चन का आंसर फ्लड रूटिंग या फिर रिजर्वॉयर रूटिंग। इस क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन टू बी कंसीडर्ड फॉर अ कॉलम सब्जेक्टेड टू सेंट्रिक लोड, सेंट्रिक लोड लग रहा है बट डज नॉट डेवलप एनी टेंशन अक्रॉस द सेक्शन। जो सेक्शन है उसके अक्रॉस कोई भी टेंशन हमारा नहीं होता है। इस केस में हमें कैसा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेन देखने को मिलता है। इस केस में हमारे को 0.3035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन नोट, ये हमारा स्ट्रेन देखने को मिलता है जब हमारा कोई भी टेंशन, हमारा जो सेंट्रिक लोड लग रही है कॉलम पे, जब कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होता तो इतना स्ट्रेन देखने को मिलता है। ऑप्शन विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the next question is, if the depth of neutral axis for a singly reinforced balanced rectangular section is represented by KD in working stress design, the value of K for a balanced section किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिग्मा एस टी, डिपेंड्स ऑन सिग्मा सीबीसी, डिपेंड्स ऑन बोथ सिग्मा एस टी और सीबीसी, दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले जो हमारा के डी होता है उसमें के की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है एम इंटू सिग्मा सी बी टी अपॉन में आता है हमारा सिग्मा एस टी प्लस एम इंटू सिग्मा सी बी सी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस फॉर्मूले से लगता है कि दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो एम होता है वो होता है 280 अपॉन में 3 सिग्मा सी बी। तो जब इसको लिखेंगे, जब 280 अपॉन में सिग्मा सीबीसी लिखेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम की जगह लिख दिया 280 अपॉन में 3 सिग्मा सी बी रिप्लाई में 3, फिर हमारा सिग्मा सी बी सी पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर भी हमारी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, नीचे हमारा सिग्मा सी एस टी आ गया और यहाँ पर भी हमारा कुछ इस 280 अपॉन 3 बचेगा। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारा के की वैल्यू जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है हमारा सिग्मा एस टी पे। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट the ratio of minimum grade of concrete to be used for post tension and the pre structural element is, पोस्ट टेंशन में जो हम मिनिमम कंक्रीट ग्रेड का यूज करते हैं वो होता है हमारा, पोस्ट टेंशन में यूज जाता है एम, और प्री टेंशन में यूज किया जाता है, प्री टेंशन की अगर बात करें तो वहां यूज किया जाता है M40 और इसका रेशियो निकालना तो 30/40 करेंगे, मतलब 3/4 which is equals to 0.75. It means the option will be the correct answer of this question. Next question is, the minimum grade of plain concrete in water or exposed directly along the sea coast shall be at least, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, मिनिमम कितना हमको मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट यूज करना चाहिए अगर सी वाटर, जो हमारा सी वाटर है उससे एक्सपोज हो रहा है या कोस्टल एरिया के अलोंग हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है, तो एटलीस्ट कितना कंक्रीट का जो ग्रेड है हमें यूज करना चाहिए। तो द मिनिमम ग्रेड विच इज यूज्ड ऑफ प्लेन कंक्रीट इन सी वाटर विल M20 जो है मिनिमम ग्रेड इतना यूज करना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the limiting value of the depth of neutral axis for Fy 415 Newton per mm square grade of steel based on the assumption, बेसिकली आज हमने स्टार्टिंग में देखा था अगर Fe 250 है
तो 0.53 हो जाएगा। अगर FE हमारा 415 है तो 0.48 हो जाता है, और FE अगर 500 है तो हो जाएगा हमारा 0.46। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.48 टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following is the correct chronological order for the steps involved in hydrologic cycle। सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन ही होगा, यही करेक्ट ऑर्डर है। फिर उसके बाद हमारा इंटरसेप्शन में क्या होता है कि कुछ जो हमारे लीव्स हैं, फिर जो बुशेस हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, वाटर हमारे जाके स्टोर हो गया, कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो फिर जो हमारा वाटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वाटर रन ऑफ होता है जो हमारे सरफेस पे हमारा इन्फिल्ट्रेट नहीं करता। जो वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है वो वाटर हमारा सरफेस पे फ्लो करता है, उसको रन ऑफ बोलेंगे। और फिर ट्रांसपिरेशन भी देखने को मिलता है, जो लीव्स ने वाटर हमारे एब्जॉर्ब कर लिया है वहां पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, वहां से इवेपोरेशन, जो लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है वो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 जो एग्जैक्ट लगा हुआ है ऑर्डर वही सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, अ लेक हैड अ वाटर सरफेस एलिवेशन। तो वाटर सरफेस का एलिवेशन दे रखा है 102.91 मीटर above the datum at the beginning of the month. The average lake surface area can be taken as 5000 hectare। तो वॉल्यूम दे रखा है, आउटफ्लो वॉल्यूम दे रखा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से कितना इनपुट हो रहा है वॉल्यूम में आना है, आपको आउटफ्लो दे रखा है। तो नेट वाटर सरफेस एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग मंथ का है, हमें सरफेस एलिवेशन दे रखा है, मंथ के एंड में कितना नेट हमारा एलिवेशन हो जाएगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर डिस्कस कमेंट सेक्शन। मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।